और दिल्ली में रहता हूँ और देश भर में ओबीसी के लोगों को जागृत करने के लिए, संगठित करने के लिए देश भर में हमारा कार्यक्रम चलता रहता है। मूल रूप से महाराष्ट्र का ना होने के नाते मराठी जो है वो मैं नहीं बोल सकता, तो इसलिए हिंदी में मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, जिन जिन महापुरुषों और महानायिकाओं ने देश में मानव हित में, समाज हित में, देश हित में काम किया, उन सभी को अभिवादन करते हुए आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती है, उनको भी अभिवादन करता है। मंच पर उपस्थित तमाम सम्मानित वक्तागण, तमाम संगठनों के पदाधिकारी साथी और सामने बैठे हुए तमाम साथियों, 21 जनवरी 2023 से नागपुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज को अभिवादन करके ये परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है और आज आपके यहाँ ये परिवर्तन यात्रा पहुंची हुई है। 101 दिन का पूरा ये परिवर्तन यात्रा पूरे महाराष्ट्र में है। 200 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में इस परिवर्तन यात्रा के प्रोग्राम लगाए जा रहे हैं। ये तो महाराष्ट्र की परिवर्तन यात्रा है। इसी प्रकार से देश भर में इसी प्रकार के कार्यक्रम लगाए जा रहे हैं। तो इतनी बड़ी कोशिश जो हम लोग कर रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा निकालने का काम जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये करने के पीछे का क्या कारण है, क्या रीजन है, इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। संगठन का नाम हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा है। ये ओबीसी समाज के लोगों का संगठन है। ये मैं क्यों बताता हूँ ये ओबीसी समाज का संगठन है? क्योंकि महाराष्ट्र में पिछड़ा वर्ग कहने से ओबीसी नहीं समझता लोग। देश के तमाम हिस्सों में और खास तौर से उत्तर भारत में आम बोलचाल की भाषा में ओबीसी को बैकवर्ड क्लास कहा जाता है या पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। भारत सरकार ने जो ओबीसी के लिए कमीशन बनाया उसका नाम रखा नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। उसका ट्रांसलेट करोगे तो उसका अनुवाद होता है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि हमारे लोगों को समझ में आए कि ये ओबीसी समाज के लोगों के लिए बनाया गया संगठन है और देश भर में हम लोग इसको लेकर काम कर रहे हैं। ओबीसी समाज की बहुत सारी समस्याएं हैं, मगर उसमें जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि हमारी क्या समस्या है ये हमारे समाज को नहीं पता है। ये हमारी सबसे बड़ी और पहले नंबर की समस्या है। तो इसलिए ओबीसी समाज को अपनी समस्याओं के बारे में जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी हम लड़ाई लड़ेंगे। नहीं तो दूसरे लोग हमारे सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं कि हम उनकी ही लड़ाई लड़ते रहते हैं और अपनी लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी क्या समस्या है। नहीं तो वो बताते हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या मंदिर मस्जिद की समस्या है, हम उसकी लड़ाई करते। फिर वो बताते हैं कि देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मस्जिद पर लाइट लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है, तो ओबीसी समाज के लोग उसकी लड़ाई करते हैं। क्योंकि ओबीसी समाज की क्या समस्या है ये ओबीसी समाज को बताने वाले लोग कम हैं और इसलिए ओबीसी समाज अपनी समस्याओं को लेकर
मैदान में नहीं उतर पाता है, लड़ाई नहीं लड़ पाता है। 25 मई 2022 को हमने जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, किसानों को एमएसपी गारंटी मिलना चाहिए, ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, निजीकरण बंद होना चाहिए और निजी क्षेत्र में भी SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और ऐसे कई सारे मुद्दों को लेकर आदिवासियों का विस्थापन हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। ऐसे कई मुद्दों को लेकर हम लोगों ने भारत बंद किया था। उसमें ओबीसी की जाति आधारित जनगणना का मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। और वो बंद करने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि देश भर में लोग सड़कों पर उतरे, मगर जितनी ताकत से उतरना चाहिए था उतनी ताकत से नहीं उतरे। जब ताकत से नहीं उतरेंगे तो जो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं वो आपकी बात सुनने वाले नहीं है। तो उन्हें अगर सुनाना है, गूंगी बहरी सत्ता को सुनाने के लिए आपको उतनी ताकत के साथ सड़क पर उतरना पड़ेगा, उतनी ताकत के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब गूंगी बहरी सत्ता को आपकी आवाज सुनाई देगी। तो उतनी बड़ी ताकत से उतारने के लिए लोगों को जगाना जरूरी है। जो सो रहे हैं लोग, उनको जगाना जरूरी है। कुछ लोग एक्चुअल में सो रहे हैं और कुछ लोग सोने का नाटक कर रहे हैं। दोनों प्रकार के लोग किसी समझ के अंदर, एक तो एक्चुअल में सो रहे हैं और एक जो है जो सो नहीं रहे हैं, जग ही रहे हैं, मगर वो सोने का नाटक कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार के लोग हैं समाज के। हमारे लोग नारा लगाते हैं कि ओबीसी शेर है, बस जागने की देर है। हमने कहा कि थोड़ा इसमें परिवर्तन कर लिया जाए। तो क्या परिवर्तन कर लिया जाए? क्योंकि रामायण में ऐसा लिखा गया है कि कुंभकर्ण जो थे रामायण के बाद वो 6 महीने सोते थे। जो रामायण के एक पात्र थे कुंभकर्ण, वो 6 महीने सोते थे। तो मैंने कहा ओबीसी तो 75 साल से सो रहा है। अभी आजादी का अमृत उत्सव मनाया हम लोगों ने, आजादी को 75 साल हो गए, फिर भी ओबीसी सो रहा है। तो अगर इसके जगने का इंतजार करेंगे तो फिर तो 500 साल निकल सकता है, जगेगा नहीं जगेगा इसकी कोई गारंटी है। तो इसलिए इस नारे में थोड़ा परिवर्तन किया जाए, स्लोगन में थोड़ा परिवर्तन किया जाए कि ओबीसी शेर है, बस जगाने की देर है। जागने की देर नहीं है, बल्कि जगाने की देर है। जगाने के लिए जैसे हम घूम रहे हैं, ऐसे आपको भी जिले में घूमना पड़ सकता है, तहसील में घूमना पड़ सकता है, ब्लॉक में घूमना पड़ सकता है, ग्राम पंचायत में घूमना पड़ सकता है। जैसे हम देश में घूम रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि सारे लोग देश में घूम सकते हैं। जो देश में नहीं घूम सकते वो प्रदेश में घूम सकते हैं, जो प्रदेश में नहीं घूम सकते वो कमिश्नरी में घूम सकते हैं, जो कमिश्नरी में नहीं घूम सकते वो डिस्ट्रिक्ट में घूम सकते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं घूम सकते वो तहसील में घूम सकते हैं, जो तहसील में नहीं घूम सकते कम से कम पंचायत में घूम सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर घूम घूम करके जगाने का काम किया जाए तो जल्दी जगाया जा सकता है। तो इसलिए जगाने की दृष्टि से और संगठित करने की दृष्टि से ये यात्रा पर हम लोग चल रहे हैं कि जगाया जाए और संगठित किया जाए और फिर संगठित ताकत के साथ, संगठित शक्ति के साथ फिर बड़ा आंदोलन किया जाए। तो ये इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये यात्रा चलाने का काम कर रहे हैं। ओबीसी की एक और समस्या है कि ओबीसी के लोग कहते हैं हम फॉरवर्ड हम फॉरवर्ड ऐसा कहते हैं और हमें रिजर्वेशन भी चाहिए। फिर वो बताते हैं फिर तो आर्थिक आधार पर चाहिए, फिर हम मान लेते हैं आर्थिक आधार पर चाहिए। रिजर्वेशन जो संविधान में है वो संविधान में रिजर्वेशन किस नाम पर है? जो बैकवर्ड है उनके नाम के लिए रिजर्वेशन आइडेंटिफाई किया संविधान ने। शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड,
उसको दे दिया, शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड है उसको दे दिया। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा केवल शेड्यूल कास्ट ही बैकवर्ड नहीं है, शेड्यूल ट्राइब भी बैकवर्ड नहीं है, इसके अलावा कुछ लोग और बैकवर्ड है, तो उनको कहा ये अदर बैकवर्ड है। ओबीसी क्या है? अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये अदर बैकवर्ड है, ये भी पिछड़े हैं, ये भी बैकवर्ड है। तो जो बैकवर्ड है उनको मुख्य धारा में आना चाहिए, उनको भी सबके बराबर खड़े होना चाहिए, उसके लिए उन्हें स्पेशल सुविधा, स्पेशल व्यवस्था, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे आपके घर में एक आदमी बीमार होता है तो आप उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर कहता है कि इनको फ्रूट खिलाओ, एप्पल खिलाओ, आप उनको एप्पल खिलाते हैं। डॉक्टर ये भी कहते हैं अगर ये नॉनवेज खाते हैं तो इनको नॉनवेज खिलाओ, आप उसको नॉनवेज भी खिलाते हैं। जो दवा डॉक्टर लिखते हैं विटामिन की, वो दवा भी आप उसको खिलाते हैं। घर का कोई सदस्य इस बात का विरोध नहीं करता कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है, क्योंकि घर का हर सदस्य इस बात को समझता है कि अगर इनको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो ये ठीक नहीं हो पाएंगे, और जब ये ठीक नहीं हो पाएंगे तो घर की समस्या का समाधान नहीं होगा। घर में अगर एक आदमी बीमार रहेगा तो घर का कार्य प्रभावित होगा और परिवार का डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा। तो ये जो परिवार की भावना है, कुटुंब की भावना है, इस कुटुंब की भावना को ध्यान में रखते हुए जो बीमार आदमी होता है उसको स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल व्यवस्था दी जाती है और सब लोग उसका कोई विरोध नहीं करता है, बल्कि लोग चाहते हैं उसको दिया जाए। उसी प्रकार से देश में जो लोग पिछड़ गए, देश भी तो एक परिवार है, भारत भी तो एक परिवार है, देश में जो लोग पिछड़ गए उनको स्पेशल व्यवस्था दी गई, ये भी मुख्य धारा में है। शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग, ये भी मुख्य धारा में आए, तो इसके लिए उनको भी स्पेशल व्यवस्था दी गई। मगर इसका जो हिष्ट पुष्ट लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, वो उसका विरोध कर रहे हैं और क्या कहते हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग, भारत के अंदर के ही परिवार के लोग जो पीछे रह गए उनको अपने बराबर में खड़े होने देना नहीं चाहते। अगर चाहते होते तो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन का कोटा पूरा हो गया, शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन का कोटा पूरा हो गया होगा, ओबीसी के रिजर्वेशन का कोटा पूरा हो गया होगा, वो पूरा ही नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो लोग सत्ता और व्यवस्था में है वो नहीं चाहते कि जो बैकवर्ड रह गए वो आ जाए, वो नहीं चाहते जो बैकवर्ड रह गए वो आगे आए। तो इसलिए फिर सवाल खड़ा होता है हम बैकवर्ड क्यों रहेंगे? क्या आप मेहनत नहीं करते? क्या आप काम नहीं करते? जब इस बारे में हम लोग सोचते हैं तो ये पता चलता है देश में सारा काम तो हम ही लोग करते हैं, जितना भी काम है देश में वो सारा हम ही लोग करते हैं, हम ही सारा मेहनत का काम करते हैं, इसके बावजूद हम ही बैकवर्ड है, हम ही पीछे रह गए। क्योंकि ओबीसी को ये बात समझना जरूरी है। ओबीसी तहसील से सर्टिफिकेट धीरे से निकालता है और नौकरी में लगाता है, उसको पता ही नहीं हमें रिजर्वेशन मिलता क्यों। बहुत सारे ऐसे ओबीसी के लोग, मैं तो उनको पूछता हूँ कि मंडल कमीशन पढ़ा क्या, तो वो हमारा चेहरा देखते हैं, हमको लगता बहुत कठिन सवाल को पूछ लिया, मंडल कमीशन पूछ लिया। एक सिंधे साहब हमारे कार्यक्रम में थे लोकपाल में, तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, तो उन्होंने कहा पटेल जी मंडल कमीशन की वजह से 27% मिल रहा है, ये भी ओबीसी के लोगों को नहीं पता है। तो जब हमें कुछ पता नहीं होगा, केवल रिजर्वेशन के लिए लड़ेंगे तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं, क्योंकि हम उसके लिए जो उपयुक्त तर्क है, जो उपयुक्त तथ्य है वो दे ही नहीं पाएंगे। लोग समाज में चर्चा में हम लोगों का जवाब ही नहीं दे पाएंगे, और जब जवाब नहीं दे पाएंगे
तो हमारी लड़ाई पहले ही कमजोर हो गई, बौद्धिक रूप से कमजोर हो गई, और जब कमजोर हो गई तो मिलेगा कैसे? तो इसलिए मैं ये बात आपको समझा रहा हूं कि जो लोग मेहनत का स्वरूप है, मेहनत करने वाले लोग हैं, वो लोग क्यों पिछड़ गए? ये बहुत सोचने का विषय है। और मान लो पिछड़ गए तो जो लोग अगले हैं वो उनको अपने बराबर में खड़ा क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि संविधान ने व्यवस्था दिया है, फिर भी वो क्यों नहीं गए? तो जब इसके बारे में जानकारी निकाला गया तो ये जानकारी समझ में आई कि हम लोग पिछड़ नहीं गए, हम लोगों को प्लान बनाकर, योजना बनाकर, कानून बनाकर पीछे किया है। हम अपने आप नहीं पिछड़ गए, हमको प्लान बनाकर, योजना बनाकर, कानून बनाकर पीछे किया है। इसलिए हम पीछे हैं, हम अपने आप पीछे नहीं है। कानून बनाकर, योजना बनाकर, प्लान बनाकर किया गया। आज जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं ओबीसी समाज में 3743 जातियां हैं ऑल इंडिया। 3743 जातियां केवल ओबीसी में। एससी और एसटी को मिला लिया जाए तो 6000 से ज्यादा विभाजन है, 6000 से ज्यादा टुकड़े। केवल ओबीसी में 3743 जातियां। अब ओबीसी में जो 3743 जातियां हैं वो अपने को ओबीसी नहीं मानती, वो अपने को अपनी जाति का मानती है। कोई अपने को कुंडी मानता है, कोई अपने को तेली मानता है, कोई अपने को धनगर मानता है, कोई अपने को माली मानता है। ओबीसी नहीं मानता। अधिकार किसके आधार पर मिलता है? आरक्षण किसके आधार पर है? तेली के नाम पर कोई आरक्षण है, कुंडी के नाम पर कोई आरक्षण है, धनगर के नाम पर कोई आरक्षण है? नहीं, ओबीसी के नाम पर आरक्षण है। ओबीसी के नाम पर, लेकिन हम गर्व कर रहे हैं जाति के नाम। हम संगठन बना रहे हैं जाति के नाम पर, संगठन चला रहे हैं जाति के नाम पर, लड़ाई लड़ रहे हैं जाति के नाम पर। अधिकार कैसे मिलेगा? अब ये जो जाति व्यवस्था है, क्या जाति व्यवस्था हमारे पूर्वजों ने बनाई? ये भी एक बड़ा सवाल है कि जाति व्यवस्था किसने बनाई? चलो अगर मान लो किसी कुंडी के, किसी तेली के, किसी माली के, किसी धनगर ने ये व्यवस्था बनाई, तो बनाने वाला आदमी के पास इतनी तो अकल होगी कि वो अपने को सबसे ऊपर रखे। इतनी तो अकल होगी, अरे बना रहा है, इतना बड़ा सिस्टम बना रहा है, तो इतनी तो अकल होगी कि वो खुद को नीचे नहीं रखेगा, खुद को ऊपर ही रखेगा, अपने को सबसे ऊपर रखेगा। मगर हम सभी नीचे, हम सभी नीचे, और ऊपर 3.5% के बाद वो समाज व्यवस्था में भी ऊपर है और राज्य व्यवस्था में भी ऊपर। हम सभी नीचे, हम अपने अपने को बड़ा मानते हैं। कुल भी मानता है हम बड़ा, तो कुछ कुल भी मराठा हो गए तो कहते हम बड़े, वो भी कुल भी ही। तो अलग अलग जाति कहती है कि हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, हम बड़े, क्योंकि ये सीढ़ी नुमा व्यवस्था है। तो हर सीढ़ी को लगता हम ऊपर है, उसको ये नहीं लगता हमारे ऊपर भी है। हर सीढ़ी को लगता है कि हम ऊपर है, उसको ये नहीं लगता हमारे ऊपर भी कई सीढ़ियां हैं। तो जिन लोगों ने ये सिस्टम बनाया जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का, उन लोगों ने अपने को ऊपर रखा, अपने लिए सारे अधिकार रखे और बाकी लोगों का यूज किया, इस्तेमाल किया और आपस में लड़ाने का काम किया। आज उस जाति व्यवस्था जो सीढ़ी नुमा है उसको लेकर आज भी कौन लड़ रहे हैं? आज भी हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, और ये लड़ाई हमको इकट्ठा नहीं होने देती, और ये लड़ाई इकट्ठा नहीं होने देती, इसलिए हमारा कोई आंदोलन मजबूत होता नहीं। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि ये जो हम लोग बैकवर्ड हुए, ये अपने आप नहीं हुए, ये प्लान बना करके किया गया। तो इस देश की समाज व्यवस्था की, उस समाज व्यवस्था के तहत हम लोगों को बैकवर्ड बनाया गया, और समाज व्यवस्था बनाने वाले कोई और नहीं थे।
3.5% के लोग थे। और जब 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज गए तो उसके पहले 1946 में नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन गए। बनना चाहिए था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बहुमत था सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास, मगर बन गए नेहरू जी। तमाम कांग्रेस के नेताओं ने उस समय उस पर ऑब्जेक्शन दिया। राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं ने ऑब्जेक्शन दिया, कहा कि ये क्यों नेहरू जी को बना दिया गया, क्यों पटेल जी को नहीं बनाया गया। गांधी जी के ऊपर सवाल खड़े होने लगे कि गांधी जी नेहरू को क्यों बना दिए, क्यों सरदार पटेल को नहीं बनाया गया, क्यों उनके पास हो। क्योंकि गांधी जी भी इस बात को कहते थे कि मुझे सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं मिलते तो कामयाब नहीं होता, सफल नहीं होता। तो फिर कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि उन्होंने बना दिया नेहरू। तो गांधी जी से जब इसके बारे में पूछा गया तो गांधी जी ने कहा कि नेहरू जी दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, राजी नहीं। नेहरू जी दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, राजी नहीं थे। अब ये दूसरा बड़ा सवाल पैदा हो जाता है, आखिर नेहरू जी दूसरे नंबर का पद, उनके पास बहुमत भी नहीं था, वो सरदार पटेल से किसी मामले में आगे नहीं थे। चाहे पढ़ाई लिखाई का मामला होगा, नेहरू जी बैरिस्टर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी बैरिस्टर। अगर आजादी की लड़ाई में योगदान का मामला हो तो सरदार पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। देश भर में किसानों को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उनकी एक बेटी शादी नहीं किया इसलिए कि वो सरदार पटेल की सेवा करती रही। तो ये सारी बातें किसी भी स्थिति में सरदार पटेल किसी भी योग्यता में, किसी भी मामले में कम नहीं थे। मगर इसके बावजूद भी नेहरू दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, ऐसा गांधी जी ने जवाब दिया जब उनसे ये सवाल पूछा गया। तो ये सवाल खड़ा हो जाता है कि नेहरू जी किस कारण से दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बारे में सोचते समझते ये समझ में आया कि नेहरू जी को लगता था कि हम ब्राह्मण होकर के ये कुर्मी के नीचे कैसे वर्ण व्यवस्था में ऊपर है, जाति व्यवस्था में ऊपर है, समाज व्यवस्था में ऊपर है, तो हम नीचे कैसे हैं। तो इसलिए नेहरू जी दूसरे नंबर का पद स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वैसे देश की आजादी में ओबीसी के लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है, और अगर ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग देश की आजादी में शामिल नहीं होते तो अंग्रेज देश छोड़कर नहीं जाते। 3.5% लोगों की औकात नहीं थी अंग्रेजों को देश से खदेड़ने की, अगर हमारे पूर्वज शामिल नहीं होते। मेरे खुद के परिवार के आजादी में कौन, मेरे खुद के परिवार के आजादी में कौन। तो ये हमारे पूर्वजों की वजह से अंग्रेज देश छोड़ करके गए। मगर जाने के बाद आजादी पर कब्जा किया 3.5% लोग। अंग्रेजों को भगाया सबने मिलकर, मगर अंग्रेजों के जाने के बाद आजादी पर कब्जा करने का कार्यक्रम किया 3.5% लोगों ने। संविधान सभा में एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया, एक भी ओबीसी को, सिंगल ओबीसी को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया संविधान सभा। जब संविधान सभा में ओबीसी को टिकट ही नहीं दिया तो ओबीसी की लड़ाई संविधान सभा में लड़ता को। कुछ ओबीसी के लोग कांग्रेस के विरोध में चुनकर संविधान सभा में गए। यवतमाल से भी एक व्यक्ति गए थे, मालूम है। और जो ओबीसी के लोग संविधान सभा में कांग्रेस के विरोध में लड़के गए थे, कांग्रेस का इतना ज्यादा बहुमत था कि किसी कोई बोलने की हिम्मत ही नहीं करता था, इतना वोटिंग करते थे वो। बाबा साहब अम्बेडकर ने उन लोगों से बातचीत किया और कहा, आप बोलिए, हम आपके साथ हैं, आप बोलिए। तो ओबीसी का मामला जब बाबा साहब अम्बेडकर ने खड़ा किया तो ये
मुद्दा आया कि अभी समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, अगर ओबीसी की पहचान की जाए तो समय बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी कौन कौन लोग हैं उनकी पहचान करनी पड़ेगी, उनकी संख्या करनी है, उसका आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर उनको क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए। तो ये आयोग का काम है, ये कम समय में नहीं हो सकता, और इसमें अगर पढ़ेंगे तो फिर इससे संविधान बनने का मामला लंबा खिंचेगा। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि ऐसा करते हैं कि ये मामला बाद में देखें। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आर्टिकल 340 डाला ताकि ये मामला बाद में देखा जा सके। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कहते थे वो करते थे। अगर वो बाद में ज्यादा समय तक जीवित होते तो जरूर इस मामले को देखते, मगर ज्यादा उनको मौका नहीं मिला बाद में। तो इसलिए ये मामला नेहरू के जिम्मे आ गया। बाबा साहब अम्बेडकर कानून मंत्री थे नेहरू के मंत्रिमंडल में, वो बार बार कह रहे थे कि ओबीसी के लिए आयोग बना, तो नेहरू जी नहीं बना रहे थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दुखी होकर अपने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। उस इस्तीफे में एक बड़ा कारण ये था कि नेहरू जी ओबीसी के लिए आयोग नहीं बना रहे हैं, इससे मैं दुखी हूं और दुखी होकर इस्तीफा दे रहा हूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया तो ये बैकवर्डों में मैसेज है। बिहार में आर्य चिंतापुरी थे, बैकवर्ड क्लास फेडरेशन जो पंजाब राव देशमुख चलाते थे उसके नेशनल जनरल सेक्रेटरी। उन्होंने बाबा साहब को संपर्क किया कि आपने हमारे लिए इस्तीफा दिया, आप पटना आइए, हम आपकी रैली करा। तो नेहरू को पता चला ये जाना कि आप उत्तर भारत तक पहुंच गए, मतलब खतरा पड़ रहा है। अम्बेडकर इधर से उत्तर भारत तक पहुंच रहे, अब उत्तर भारत तक अम्बेडकर पहुंच रहे हैं तो शेड्यूल कास्ट भी अम्बेडकर के साथ जाएगा। ओबीसी बैकवर्ड क्लास फेडरेशन अम्बेडकर को लेकर उत्तर भारत में जा रहा है, इसका मतलब ओबीसी भी जाए, और जब ओबीसी और शेड्यूल कास्ट जाएगा अम्बेडकर के साथ में तो माइनॉरिटी कहां कांग्रेस के साथ रुका रहेगा, वो भी चला जाएगा। तो इससे तो कांग्रेस का मामला खत्म होने का कार्यक्रम हो जाए। तो नेहरू जी ने चंद्रापुरी जी को संपर्क करने की कोशिश किया और अपने एक आदमी को भेजा कि आपको नेहरू जी ने बुलाया। चंद्रापुरी जी ने कहा मैं तो डॉक्टर अम्बेडकर की रैली करवा रहा हूं, इसलिए मेरे पास समय नहीं है नेहरू जी से मिलने के लिए, इसलिए मैं आ नहीं सकता। तो जिनको भेजा था उन्होंने नेहरू जी को कांटेक्ट किया कि ऐसा ऐसा ये कह रहे हैं कि रैली कर रहे हैं, इसलिए समय नहीं। उन्होंने कहा पूछो रैली के बाद आएंगे क्या। तो चंद्रापुरी जी ने कहा ना अब आऊंगा ना तब, ना रैली के पहले आऊंगा ना रैली के बाद आऊंगा ही। नेहरू जी को लगा कि चंद्रापुरी जी को मैनेज करना संभव नहीं लग रहा है, तो उन्होंने फिर दूसरे माध्यम से बाबू जगजीवन राम को आगे करके और चंद्रापुरी जी के रैली पर बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर वहां के भोला पासवान शास्त्री थे, उनके माध्यम से पत्थरे फेंकने का काम किया। भोला पासवान शास्त्री जी जब बुजुर्ग हो गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि बाबा साहब जब पहली बार बिहार में आए थे तो मैंने ही बापू जी के कहने पर पत्थरे फेंकने का काम अपने मसीहा के ऊपर किया था। ये बात उन्होंने खुद ही स्वीकार किया एक जयंती के कार्यक्रम। तो लेकिन इस बात से ये बात समझ में आ गई कि ये मामला रुकेगा नहीं, तो इसलिए नेहरू जी ने कालेलकर कमीशन बना दिया। कालेलकर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी, मगर नेहरू जी ने कालेलकर से ही उस रिपोर्ट के खिलाफ में लेटर लिखवाया और फिर उसका हवाला देते हुए, चूंकि बाबा साहब अम्बेडकर का परिनिर्वाण हो गया तो जो प्रेशर था वो प्रेशर रिलीज हो गया। तो कालेलकर का पत्र का बहाना देते हुए कि जिस आयोग का अध्यक्ष ही अपनी संस्तुतियों से अपनी रिपोर्ट से सहमत नहीं है उसको लागू कैसे किया जा सकता।
और नहीं लागू किया, नेहरू जी ने नहीं लागू किया। लंबी लड़ाई चली और लंबी लड़ाई के बाद में फिर जनता पार्टी की सरकार आई और जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में ये इस बात को लिखा हुआ था कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो काका साहब कालेलकर कमीशन हम लागू करें। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उनके ऊपर दबाव बनाया लोगों ने कि आपने ये घोषणा किया था, ये लागू करेंगे। अभी बोल नहीं रहे हो आप उस पर। राम उदेश यादव एक बिहार के सांसद थे, उन्होंने कहा सब बात पर आप बोल रहे हो, इस पर नहीं बोल रहे हो काका साहब कालेलकर कमीशन लागू करेंगे। मोरारजी ने कहा कि हर वादा पूरा करने के लिए नहीं किया जाए। राम उदेश यादव ने कहा जब तक इसको लागू नहीं करवा लूंगा पार्लियामेंट में कदम नहीं होगा। प्रेशर बढ़ रहा था, प्रेशर जब बढ़ रहा था तो उन्होंने कहा ये आयोग पुराना, काका साहब कालेलकर कमीशन ये पुराना हो गया है, इसलिए मंडल कमीशन नया कमीशन बनाते, तो नए कमीशन के तौर पर मंडल कमीशन बनाए। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दिया कि इंदिरा गांधी जी की सरकार लागू नहीं की। फिर वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू हो गया। वीपी सिंह देवीलाल में झगड़ा हुआ, देवीलाल ने अलग नहीं बुलाया और वीपी सिंह के साथ जो सांसद थे उस समय तमाम बैकवर्ड क्लास शेड्यूल कास्ट के, उन लोगों ने वीपी सिंह को कहा आप मंडल लागू करते हो तो आपके साथ, नहीं लागू करते हो तो देवीलाल जी के साथ जाए। तो वीपी सिंह ने मंडल लागू किया 7 अगस्त 1990। मगर पूरा मंडल लागू नहीं हुआ, मंडल की केवल एक सिफारिश लागू हुई और जो एक सिफारिश लागू हुई उसको लेकर 31 ब्राह्मण वकील सुप्रीम कोर्ट चले गए। दूसरे नहीं थे उसमें, इसलिए उसका हमारे अधिकारों का विरोध कौन कर रहा है। वो कहते ना वसुदेव कुटुंबकम, पूरा धरती ही हमारा परिवार है और जो भारत का परिवार है इसको भी परिवार मानते नहीं है, इसको भी अधिकार देने के लिए तैयार नहीं। लालू प्रसाद यादव जी पैसा लेकर वकील ढूंढ रहे थे, कोई अच्छा वकील मिले तो उसको जो है मंडल कमीशन की केस लड़ने के लिए दिया जाए। तो कोई वकील तैयार ही नहीं था पैसा लेकर लड़ने के लिए मंडल की केस में शामिल होने के लिए। राम जेठमलानी जी को कहा लालू जी ने कि आप भी आपका बड़ा था। उन्होंने कहा मैं क्रिमिनल एक्सपर्ट हूँ, मैं इसका एक्सपर्ट ही नहीं हूं, मैं क्या लड़ू इसको। तो कहा नहीं आपका नाम बड़ा है, आप ही लड़ो। तो कुल मिलाकर ये सारी स्थितियां रही और इसके बाद 16 नवंबर 1992 को मंडल कमीशन का फैसला आया। क्या फैसला आया? 52% ओबीसी को केवल 27% आरक्षण दिया गया, 27% को क्रीमी लेयर लगाया गया और जो जातियां स्टेट और सेंट्रल दोनों में काम है केवल उनको ही मंडल कमीशन में रखा जाएगा, बाकी जातियां छट गई। तो मंडल की केवल एक सिफारिश लागू हुई, 52 को 27 मिला, 27 में क्रीमी लेयर लगाया। एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं, किसी प्रकार का ये नहीं। तो ये समर्थन में था कि विरोध में था? ये तो बहुत बड़ी समीक्षा का विषय था। जो 16 नवंबर 92 को फैसला आया वो फैसला ओबीसी के समर्थन में था या विरोध में था, ये बहुत बड़ी समीक्षा का विषय था। ये समर्थन में नहीं था, ये विरोध में, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने कहीं पर ये नहीं लिखा है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ऐसा संविधान में कहीं पर लिखा नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने मनमानी तरीके से रूलिंग दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। संविधान तो संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानता है। शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या है उतना आरक्षण संविधान ने दिया, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या है उतना आरक्षण संविधान ने दिया। इसका मतलब है कि संविधान संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानता है। जो संविधान निर्माता थे वो संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानते थे।
शेड्यूल कास्ट को क्रीमी लेयर नहीं है, शेड्यूल ट्राइब को क्रीमी लेयर नहीं है। और जब संविधान सभा में क्रीमी लेयर का मुद्दा गया था तो संविधान निर्माताओं ने उसको नकार दिया, क्रीमी लेयर को स्वीकार नहीं किया। जो संविधान निर्माताओं ने स्वीकार नहीं किया उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार। संविधान निर्माताओं ने जिस चीज को स्वीकार नहीं किया उसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया और ओबीसी के ऊपर क्रीमी लेयर थोप दिया। क्रीमी लेयर सुनने और कहने में बहुत अच्छा है, ऐसे गरीबों को मिलना चाहिए, अमीरों को नहीं मिलना, सुन लिया। गरीबों को मिलना चाहिए, अमीरों को नहीं मिलना चाहिए, तो सुनने में अच्छा लगता है। मगर प्रैक्टिकल क्या है? एक तरफ ये फैसला आया और उसके पहले ही निजीकरण, मंडलीकरण, उदारीकरण की नीति शुरू हो गई, फीस बढ़ रही थी। एक तरफ ओबीसी को क्रीमी लेयर लगा कि 1 लाख जिसकी इनकम है उसके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, 92 में 1 लाख से कम वाले को मिलेगा। अब सवाल ये था कि जिनकी इनकम 1 लाख से कम है वो अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलाने में सक्षम है क्या? बगैर एजुकेशन के रिजर्वेशन की तो कोई व्यवस्था है नहीं। पहले एजुकेशन है फिर रिजर्वेशन है, मगर एजुकेशन में रिजर्वेशन नहीं मिला और ऊपर से क्रीमी लेयर लगा दिया गया कि जिनके पास पैसा है अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिला सकते हैं, वो रिजर्वेशन में नहीं है, उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं होगा। और जो अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकते वो रिजर्वेशन कैसे ले? जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे ले? अभी नागपुर में हमें कुछ किसानों के साथ हमारी मीटिंग थी तो हमने उनको पूछा कि आप अपने बच्चे को डॉक्टर बना सकते हो क्या? तो उन्होंने कहा देखिए डॉक्टर बनाने के लिए नीट का एंट्रेंस एग्जाम पास करवाना पड़ता है। अब नीट का एंट्रेंस एग्जाम अगर पास करवाना है उसके लिए कुछ स्पेशल कोचिंग्स हैं जहां पढ़वाने से ही नीट का एंट्रेंस एग्जाम है और उसका खर्चा लाखों रुपए है। तो पहली बात तो हम कोचिंग कराने ही लायक नहीं है, तो डॉक्टर तो उसके बाद बनेगा जब हम कोचिंग कराएंगे, नीट का एंट्रेंस एग्जाम पास करेगा, फिर उसका एमबीबीएस में दाखिला होगा, फिर लाखों रुपए का खर्चा है, फिर उसके बाद जाकर वो डॉक्टर बनेगा। हमारी तो कोचिंग करवाने की हैसियत नहीं है तो हम एमबीबीएस कैसे बनाएंगे? तो हमने उनको कहा कि आजादी के 75 साल में देश का इतना ज्यादा विकास हो गया, इतना ज्यादा विकास हो गया कि पहले किसान अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना लेता था, मजदूर अपने बेटा बेटी को डॉक्टर बना लेता था। आज तो कुछ डॉक्टर मिलते हैं वो कहते हैं नहीं बना पाए। आज कुछ ऐसे डॉक्टर भी मिलते हैं जो ये कहते हैं नहीं बना पाए। तो ये स्थिति है। एजुकेशन अभी तो ज्यादा एजुकेशन बजट कम हुआ है। सरकार ये कह रही है यूनिवर्सिटियों को कि हम ग्रांट नहीं दे पाए, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी? पब्लिक से पैसा वसूलेगी। यूनिवर्सिटी चलाने के लिए कहां से पैसा आएगा? पब्लिक से लेगी, बच्चों से लेगी। तो जिसके पास पैसा है वही पढ़ा पाएगा, हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन वही दिला पाएगा जिसके पास पैसा है। मगर जिसके पास पैसा है वो क्रीमी लेयर है, जिसके पास पैसा है वो क्रीमी लेयर है, उसको रिजर्वेशन नहीं। और जिसके पास पैसा नहीं है वो नॉन क्रीमी लेयर है, उसके लिए रिजर्वेशन है मगर एजुकेशन नहीं है। जिसके लिए एजुकेशन है उसके लिए रिजर्वेशन नहीं है, जिसके लिए रिजर्वेशन है उसके लिए एजुकेशन नहीं है। सरल भाषा में इसको कहा जाए तो जिसके पास दाम है उसको चना नहीं मिलेगा, और जिसके पास दाम नहीं है उसको चना दिखाया जा रहा है खाओ। दाम नहीं है तो चना कहां से खाएगा? एजुकेशन के बाद रिजर्वेशन है, एजुकेशन ही लेने लायक नहीं है तो रिजर्वेशन कहां से मिलेगा? तो इतनी बड़ी धोखेबाजी ओबीसी के साथ 16 नवंबर 92 को हुई। इतनी बड़ी धोखेबाजी के बारे में अगर टीवी में खबर आती, अखबार में खबर आती, आर्टिकल छापे जाते, रेडियो पर चर्चा होती, उस समय रेडियो का जमाना जाता था, रेडियो पर चर्चा होती, तो ओबीसी के
आज के मैसेज जाता, ये सूचना जाती कि मंडल कमीशन में जो फैसला आया वो फैसला हमारे समर्थन में नहीं है बल्कि हमारे विरोध में है। और अगर ये बात ओबीसी के लोगों तक मैसेज जाता और ओबीसी इस बात को समझता कि मंडल कमीशन का फैसला हमारे विरोध में है तो ओबीसी पार्लियामेंट की तरफ कूच करता है। इस शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या है उतना रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या है उतना रिजर्वेशन है। इसका मतलब संविधान संख्या के अनुपात के सिद्धांत को मानता है तो ओबीसी की जितनी संख्या है उतना रिजर्वेशन लागू करो, क्रिमिनल हटाओ, मंडल की 25 सिपाही से लागू करो और सभी जो ओबीसी में रिकमेंडेशन है उन सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करो तो ओबीसी के साथ न्याय होगा। अगर ओबीसी का मोर्चा संसद पे जाता तो ओबीसी के साथ न्याय होगा, मगर ओबीसी की इस लड़ाई को डाइवर्ट करती है। जैसे काल डाइवर्ट होती है वैसे लड़ाई भी डाइवर्ट होती है। हम आपको कॉल करें, आप अपनी मोबाइल डाइवर्ट कर दोगे दूसरे को तो घंटी आपको नहीं बजेगी, उसको बजेगी। तो ओबीसी की घंटी बज रही थी मंडल कमीशन की, अब उसको कर दिया डाइवर्ट कर दिया तो घंटी बजने लगी मंदिर की। ऐसे बीजेपी और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर ये किया। राजीव गांधी के बारे में कहा जाता है कि उनको भाषण देना आता नहीं था, ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता है आता था या नहीं, लोग कहते हैं। मगर उन्होंने भी घंटे भर भाषण दिया पार्लियामेंट में मंडल कमीशन के विरोध। मंडल कमीशन नहीं लागू होना चाहिए इसके लिए घंटे भर का भाषण दिया पार्लियामेंट में। तो कांग्रेस भी विरोध में थी, बीजेपी भी विरोध में थी। इन लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि इस लड़ाई को डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि अगर इसका समर्थन करते हैं तब भी अपने लिए खतरनाक है और विरोध करते हैं तब भी अपने लिए खतरनाक है। क्यों? समर्थन करते हैं तो इनको 52% देना पड़ेगा कि इनका तो हम ही खा रहे हैं, जो हमको मिल रहा है ये अपना हिस्सा ले लेंगे तो अपने लिए कटौती होगी, तो इसलिए समर्थन करना खतरनाक है। और अगर विरोध करते हैं तो इनकी संख्या ज्यादा है, जितना विरोध करेंगे उतना ये जागृत होंगे, जितना जागृत होंगे उतना हमारे विरोध में खड़े होंगे तो हमारी सरकार नहीं बन सकती। ये दोनों खतरनाक है, एक से शासन जाएगा दूसरे से प्रशासन जाएगा। अगर विरोध करेंगे तो सरकार जाएगी, समर्थन करेंगे तो प्रशासन जाएगा, प्रशासन में 52% ओबीसी आ जाएगा। ये खतरा है। तो लोगों ने तय किया ना समर्थन करना है ना विरोध करना है, डाइवर्ट करना है, तो डाइवर्ट किया। आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला, मोदी जी को उसका सारथी बनाया, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे वही बनाएंगे। पत्रकारों ने पूछा कि वहां मस्जिद है आप मंदिर कैसे बनाओगे? आडवाणी जी ने कहा हम नहीं बनाएंगे, ये देखना रामलला का काम है कैसे वहां मंदिर बने, हम तो केवल आएंगे वहां, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे। कौन बनाएंगे? रामलला बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे। तो उस समय अयोध्या के मैं वही कर रही हूँ विनय कटिया नाम सुना हो पुराने लोग, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, फायर ब्रांड में था, उनको हानि किया। कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री थे, उमा भारती, परवीन भाई पटोरिया गुजरात के, रिगम्बरा, ऐसे तमाम ओबीसी के नेताओं को आगे किया। यहाँ भी कुछ को किया रहा, लेकिन मंडल की लड़ाई ज्यादा मजबूती से उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत में चल रही थी, इसलिए उधर के नेताओं को ज्यादा टारगेट किया और आगे किया और मंदिर की लड़ाई छेड़ दिया। 16 नवंबर 1992 को मंडल में हमारे साथ धोखेबाजी हुई, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी, मतलब 20 दिन के लगभग गए। जो चर्चा मंडल कमीशन की होनी चाहिए थी, ओबीसी को मंडल कमीशन में क्या मिला क्या नहीं मिला, वो चर्चा बंद हो गई। क्यों? क्योंकि बाबरी मस्जिद गिर गई 6 दिसंबर। जब बाबरी मस्जिद गिर गई 6 दिसंबर को, कल्याण सिंह की सरकार चली गई, तो ये दूसरी चर्चा होने लगी, किसने गिराया, मंदिर बनेगा कि नहीं बनेगा, जिन्होंने गिराया उनको क्या होगा, जेल होगा, फांसी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, इसकी चर्चा शुरू हो।
मैं नागपुर में भाषण करके गाड़ी में बैठा के एक आदमी हमको मिलने के लिए आए, वो बोले हम ही गए थे बोले सर हम ही गए थे। तो वहां के लोकल लोग कम थे, मगर दूर दूर के लोग बहुत ज्यादा गए थे। लोग छोटे थे उस समय, मगर उतना याद है कि लोग खेतों से निकल कर आ रहे थे, मतलब पैदल ही कई किलोमीटर तक लोग चलते थे। जो कार सेवक उनको कहा जाता था, वो पैदल ही चल रहे थे। उनकी भाषा भी समझ में नहीं आती थी। दक्षिण भारत से लेकर तमाम जगह के लोग रहते थे। हम लोग तो किसान परिवार से हैं, तो किसान क्या करता था, किसान को तो खिलाने की आदत ही है। अरे बेचारे परेशान, पता नहीं कहां से पैदा, अरे रोको रोको उनको कुछ खिलाने की व्यवस्था। किसान व्यवस्था करता होता है, किसान को पता नहीं हमारा मंडल ड्राइवर छोड़ा, उसको पता ही नहीं वो क्या हो रहा है। वो व्यवस्था कर रहा है। तो ये सारा मुद्दा दबा दिया। ओबीसी के लोग समझ नहीं पाए, वो मंडल की लड़ाई छोड़कर मंदिर की लड़ाई में शामिल हो गए। चलो शामिल हो गए तो वही हिस्सा ले लेते, तो भी ये माना जाता चलो ठीक है। वैसे मंदिर की लड़ाई लड़ते तो आज देश में शासक होते। मंदिर की लड़ाई लड़ने से तो कुछ मिलेगा नहीं। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि घंटा बजाने के लिए भी नहीं देंगे ओबीसी समाज के। मंदिर का ट्रस्ट बना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, जानकारी है कि नहीं, एक भी ओबीसी को नहीं। 3745 जातियां ओबीसी में है, उसमें से सिंगल किसी एक जाति के व्यक्ति को नहीं है। लड़ाई में सबसे ज्यादा कौन है? ओबीसी लोग। मगर एक सिंगल 3745 ओबीसी की जातियों में से सिंगल किसी जाति के एक व्यक्ति को नहीं रखा। हमने कहा अरे भाई बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, हम मानते हैं पूरे ओबीसी के लोग खराब वाले हिंदू हैं, हमारी निगाह है। देश भर के ओबीसी के लोग खराब हिंदू हो सकते हैं, मगर विनय कटियार कैसे खराब हिंदू हो सकते हैं? केस लड़ रहे हैं अभी मस्जिद गिराने की, केस अभी चल रही है। कल्याण सिंह कैसे खराब वाले हिंदू हो सकते हैं? उनकी सरकार गई, वो जेल गए मंदिर के लिए। उमा भारती, प्रवीण भाई तो बड़ी आइटम वाला, ये जो तुम्हारी पार्टी में है, जो मंदिर की लड़ाई में सबसे आगे थे, उनको तो अच्छे हिंदू का सर्टिफिकेट कम से कम दे दो और उनको तो ट्रस्ट में रखो। मगर एक सिंगल ओबीसी को ट्रस्ट में रखने का काम नहीं किया। और जब शिलान्यास हो रहा था तो इन लोगों को हवा तक नहीं लगने दिया। उस समय कुछ समझदार लोगों ने विनय कटियार जी को पूछा आरक्षण का क्या होगा, तो मंदिर का नहीं है। उन्होंने कहा डंडे के दम पर आरक्षण देते। अब आज विनय कटियार का ही पता नहीं डंडा कहां से लाया जाए उनका। अगर विनय कटियार मिलते तो डंडा उनसे मांगा जा सकता था कि जिसके दम पर आरक्षण वो लेने वाले थे, और मांगा जा सकता था। मगर विनय कटियार का ही नहीं पता है तो डंडा कहां से खोले। जब शिलान्यास हुआ इनको हवा नहीं लगने दिया। मोदी जी गए थे, भागवत जी गए थे, तो भागवत जी के जो बैठने का स्थान था थोड़ा ऊंचा था, तो मोदी जी का थोड़ा नीचा था। तो वो लकड़ी का होता है ना बैठने वाला, हम लोग मराठी में क्या बोलते पता नहीं, तो वो लकड़ी का हम लोगों के यहाँ उसको पीढ़ा बोला जाता है, उस पर हम लोग बैठते थे। तो वो भागवत जी का थोड़ा ऊंचा था और मोदी जी का थोड़ा नीचा था। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि ओबीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर और कभी हिंदुत्व के नाम पर, कभी शिवाजी महाराज का नाम लेकर, कभी किसी और का नाम लेकर। ओबीसी को इन बातों को समझने की जरूरत है कि जो 3.5% के अल्पसंख्यक लोग हैं, जो अपने दम पर गांव में सरपंच नहीं बन सकते, वो लोग देश में प्रधानमंत्री बना रहे हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री बना रहे हैं, महाराष्ट्र में बनाए नहीं बनाया गया। जो सरपंच नहीं बन सकते वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम कर रहे। ये हमारी नादानी की वजह से, हमारी नासमझी की वजह से, ओबीसी के लोगों की नासमझी की वजह से ऐसा हो रहा है।
इसको ओबीसी को समझना पड़ेगा। 3 समय हम बहुत बड़े वाले, बढ़िया वीआईपी वाले हैं। अगर मुसलमान से लड़ना है तो हम वीआईपी श्रेणी के हिंदू, वीआईपी दर्जे के हिंदू। क्यों? उनको पता है कि पुल के लड़ाकू रहे हैं, इनके अंदर वो ब्लड है। दूसरा उनको क्या पता है, मुसलमान लड़े तो हमारे तो अपने बात पर क्या जाता है। अगर लड़ाई मुसलमान से ओबीसी की हुई और अगर मुसलमान मर गए तो 3.5 टक्के की बात पर क्या जाता है। अच्छा, अगर ओबीसी मर गया तो 3.5 टक्के की बात पर क्या जाता है। वो कहते हैं ओबीसी और मुसलमान लड़े, हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, या तो हमारा फायदा हो जाना चाहिए था या तो मुसलमान का फायदा। मैं बहुत स्पष्ट तरीके से बात करता हूं। हम दो आदमी लड़ रहे हैं, तो किसी एक का दोनों में से फायदा होना चाहिए। हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, या तो हमारा फायदा हो जाए या तो मुसलमान का फायदा। इस सभा में कोई मुसलमान नहीं, फिर भी मैं ये बात कह रहा हूं। क्यों कह? ये मुसलमान के हित की बात कम है, ये अपने हित की बात ज्यादा है। ये ओबीसी समाज के हित की बात ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ओबीसी जो अपने अधिकार को लेकर लड़ेगा तब वो शासक बनेगा। ओबीसी अगर मुसलमान से लड़ता रहा तो बड़ा शासक बनेगा। ये समझने वाली बात है। इसलिए बताया हूं कि हम और मुसलमान अगर लड़ रहे हैं तो या तो मुसलमान को फायदा हो जाना चाहिए या तो हमको फायदा हो जाना। सच्चा कमीशन की रिपोर्ट है कि मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब। ये रिपोर्ट कांग्रेस के समय की रिपोर्ट है। 8 साल से बीजेपी का राज है तो हालात और ज्यादा बिगड़ गए होंगे। सच्चा कमीशन की रिपोर्ट तो कांग्रेस ने लाया था, बीजेपी तो खुल्ला खुल्ला मुसलमान विरोधी है, उनके हालात तो और भी ज्यादा बिगड़ गए होंगे। ऐसा माना जा सकता है। और आजादी के 75 साल में ओबीसी की गिनती नहीं हुई, जानवरों की हो रही है, कुत्तों की हो रही है, हिजड़ों की हो रही है। कुछ ओबीसी के लोग हमको कहते हैं इतना आप बोलते हैं, हिजड़ों की हो रही है, कुत्तों की हो रही, थोड़ा ठीक नहीं है। हमने कहा ठीक नहीं करना चाहिए, इसीलिए बोल हमारी कोई दुर्भावना नहीं। मगर वो सो रहा है, उसको 440 वोल्ट का करंट नहीं लगेगा तो जगेगा कैसे। जो सोने का नाटक कर रहा है उसको भी 440 वोल्ट का करंट नहीं लगेगा, उसका नाटक चलता रहेगा। जब 440 वोल्ट का करंट लगेगा तो बैठेगा, नाटक खत्म हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा जग गया। तो ये 440 वोल्ट का करंट लगाने के लिए ये बात बोल रहे हैं, ये कोई दुर्भावना से नहीं बोल रहे हैं। मगर ये देश की सच्चाई है कि आजादी के 75 साल में एक भी मुसलमान देश का प्रधानमंत्री नहीं बना और एक भी ओबीसी 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। नरेंद्र मोदी बने नहीं है, बनाए। नरेंद्र मोदी को छोड़, नरेंद्र मोदी की जाति ओबीसी में नहीं थी, उसको लाया गया। नरेंद्र मोदी को छोड़कर 5 साल के लिए कोई ओबीसी देश का प्रधानमंत्री नहीं बना। चौधरी चरण सिंह एक बार बने थे, कुछ महीने के लिए या समय के लिए उनकी सरकार के देवगौड़ा कर्नाटक के, वो कुछ दिन के लिए बने थे, जाति आधारित जनगणना का फैसला लिया उसकी सरकार ने। तो 52% जिसकी आबादी है उसका एक भी प्रधानमंत्री 5 साल के लिए नहीं बना 75 साल। शेड्यूल कास्ट 15% है उसका, 52% का नहीं बना तो 15% का कैसे बने। शेड्यूल ट्राइब 7.5% है उसका नहीं बना, क्या मुसलमान का बना? उसका भी तो नहीं बना। हम और मुसलमान लड़ रहे हैं, वही बन गया होगा या तो हम बन गए होंगे, लेकिन ना हम बन पाए ना मुसलमान बन पाए। बन रहे हैं 3.5% वाले, लड़ रहे हैं हम, बन रहे हैं वो। लड़ हम रहे हैं, बन वो रहे। तो ये तो समझना पड़ेगा ना ओबीसी के लोगों को, कौन सी लड़ाई से हमको फायदा है और कौन सी लड़ाई से हमको नुकसान है। क्योंकि जब हम मुसलमान से लड़ते हैं तो हम हिंदू बनते हैं, और जब हम हिंदू बनते हैं तो 3.5% वाले हिंदू के नाम पर हमारा वोट ले लेते हैं। जो सरपंच नहीं बन सकते हैं उनके
पीछे 3.5 में 52% हिंदू के नाम पर जुड़ जाता है, वो संख्यक हो जाते हैं। तो अल्पसंख्यक मुसलमानों का 5 गुना ज्यादा अल्पसंख्यक बराबर है। जितने अल्पसंख्यक मुसलमान है उसका 5 गुना ज्यादा अल्पसंख्यक ब्राह्मण है। मगर वो ब्राह्मण जब 52% ओबीसी हिंदू के नाम पर उनके खाते में जमा हो जाता है तो वो बहुसंख्यक हो जाते हैं और फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं, बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, बनाते हैं। 75 साल से ये हो रहा है, तो मोदी को तो मजबूरी में बनाना पड़ेगा। जितना जागृति लोग पैदा कर रहे हैं इसकी वजह से चेहरा रखा होगा, इसलिए बनाना पड़ा। नहीं तो ब्राह्मण ही बनते रहे, उठा करते रहे, तो ब्राह्मण बनते हैं या तो ब्राह्मण बनाते हैं प्रधानमंत्री। तो मुसलमान और हम करते हैं फायदा तीसरा उठाना, तो फिर इसका मतलब हम गलत दिशा में लड़ रहे हैं, सही दिशा में नहीं लड़ रहे हैं। मुसलमान के लड़ने के लिए हम पहले नंबर के, चंदा देने के लिए पहले नंबर के, वोट देने के लिए तो हमसे बढ़िया कोई हिंदू ही नहीं। लेकिन जब हम कहें भागवत जी आपको वोट दिया, आपकी सरकार बना दिया, थोड़ा गिनती के बारे में विचार करो, बड़ा दुख होता है। कुछ लोग बोलते हैं जानवरों की होती है, कुत्तों की होती है, हिरणों की होती है, अपनी नहीं होती, थोड़ा दुख होता है। भागवत जी थोड़ा विचार करो, तो भागवत जी जातिवाद फैला, जिन्होंने जाति बनाई वो कहते हैं, जब हम कहते हैं जातियों की गिनती करो तो क्या कहते हैं, जातिवाद फैला। दोबारा देशद्रोह का सर्टिफिकेट देते, अपने लोग डर जाते हैं देशद्रोह का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर क्या होगा, देश में कैसे रहेंगे। तो जब उनको हमारा समर्थन चाहिए तब हम देशभक्त हैं, जब तक हम मुसलमान से लड़ते रहे तब तक हम देशभक्त हैं। जब हम अपने आरक्षण की बात करें, अपने नौकरी की बात करें, अपनी गिनती की बात करें तो हम देशद्रोही। ये कब तक चलेगा? ओबीसी के लोगों को समझना पड़ेगा, ये काम बंद करना पड़ेगा। बड़ी से बड़ी संख्या का 0 से गुणा करो, कितना होगा? बुरा समझते आप लोग, अरे मराठी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बुरा कहते हैं। हाँ, तो बड़ी से बड़ी संख्या का 0 से करो, कितना होगा? 0 होगा। मुसलमानों को 75 साल में 0 कर दिया है, आप 0 से लड़ रहे हो, आपको कितना मिल जाएगा? 0 हो जाओगे। तो ये लड़ाई गलत है। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये लड़ाई गलत है। अगर आपको ये मोबाइल चाहिए तो हमसे लड़ने पर मिलेगा, जिसके पास नहीं है उससे लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपका भी सर फूट सकता है, उसका भी सर फूट सकता है, आपका भी मर्डर हो सकता है, उसका भी मर्डर हो सकता है, इसके बावजूद भी नहीं मिलेगा क्योंकि है मेरे पास। देश की सत्ता ब्राह्मणों के हाथ में है, देश की व्यवस्था ब्राह्मणों के हाथ में है। कांग्रेस ब्राह्मणों की पुरानी पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों की उसके बाद की पार्टी, एक बार वो आती है, एक बार वो आती है। एक ने प्रधानमंत्री बनाया था तो बोलता ही नहीं था, दूसरे ने बनाया तो चुप नहीं होता है। हाँ, ऐसे ही है ना, एक का बोलता ही नहीं था, एक चुप ही नहीं होता। 2011 में जब जाति जनगणना का मामला खड़ा हुआ, वामन विश्राम साहब जो बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक है, उन्होंने इस मुद्दे को निकाला। 51,000 कार्यक्रम पूरे भारत में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, हैंडबिल छापा। जानवरों की गिनती होती है, ओबीसी की नहीं होती। अब ये हैंडबिल पहुंची सांसदों के पास, विधायकों के पास, ओबीसी के लोगों के पास, जानवरों की होती है, हमारी नहीं होती। पार्लियामेंट में बवाल मच गया, पार्लियामेंट बंद हो गई, पार्लियामेंट बंद हो गई। मनमोहन सिंह के देश के प्रधानमंत्री थे, उनको कहना पड़ा कि हम जाति आधारित जनगणना करें, मगर कोई फैसले मनमोहन सिंह लेते नहीं थे, जैसे मोदी जी कोई फैसले नहीं लेते। प्रचार किया जाता मोदी की वजह से सब हो रहा है, मोदी की वजह से। मनमोहन सिंह जी कोई फैसले नहीं लेते थे, फैसले बड़ों की करके लेते थे जो ब्राह्मण थे। तो उसका सिंपल तरीका कांग्रेस के ब्राह्मणों ने निकाला था, हर फैसला लेने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने, GOM,
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, उसका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को बनाया जाएगा। जितने फैसले करने हैं सबका चेयरमैन, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को बनाया। तो जाति जनगणना पर फैसला करने के लिए जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया गया उसका चेयरमैन भी प्रणब मुखर्जी को ही बनाया गया। पहले जवाहरलाल नेहरू ने गिनती रोकी, इंदिरा गांधी ने गिनती रोकी, राजीव गांधी ने गिनती रोकी, अटल बिहारी ने गिनती रोकी, सारे के सारे ब्राह्मणों ने, क्योंकि ब्राह्मण ही प्रधानमंत्री हुए। देवगौड़ा जी एक बार हुए थे ओबीसी के, उन्होंने फैसला किया तो उनकी सरकार गिरा दी। अब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मगर रोकने का काम प्रणब मुखर्जी ने किया। और फिर क्या फैसला ले लिया चुपता से, दबाव ज्यादा था तो फैसला लिया सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करेगा। प्रचार किया जाति आधार हिंदी कर रहे हैं, और किया क्या, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे प्रचार किया जाति आधार। आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, वो कहते जाति जनगणना क्या है। जाति जनगणना नहीं थी, आप उठा कर देखो, वो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे था, उसके भी आपने नहीं आया। फिर बीजेपी कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि ओबीसी के लोग हंगामा कर रहे हैं, इसका समर्थन करना खतरा है, विरोध करना खतरा है, क्योंकि ये तो मंडल कमीशन से भी बड़ा मामला है। इसमें तो सारी पोल ही खुलने वाली है। 75 साल में ब्राह्मणों का कितना विकास हो गया, और जिनको हिंदू के नाम पर मूल बनाकर समर्थन ले रहे हैं उनका कितना विकास हो गया। तो जाति जनगणना से आ जाएगा। किसके पास कितने पक्के मकान है, कितने कच्चे मकान है, कितनी सरकारी नौकरी है, कितनी प्राइवेट नौकरी है, कितनी जमीन है, कितना व्यापार, सारा आ जाएगा जाति जनगणना। और भयंकर आंकड़े आए, ब्राह्मणों को तो पता ही है हमारे पास ही सब है। वो आंकड़े का बवाल इतना मचेगा, उनको लगता है कि फिर हमको कोई नेता नहीं माने। उनको ऐसा लगता है कि आंकड़े का इतना बवाल मचेगा हमको कोई नेता नहीं माने। वो सोचे बहुत खतरनाक मामला है, तो फिर डाइवर्ट जैसे मंडल की कार डाइवर्ट किया था, वैसे जाति जनगणना की कार डाइवर्ट। आपके महाराष्ट्र में अन्ना हजारे उनको लिया, हरियाणा में बाबा रामदेव जी को लिया, दोनों ओबीसी समाज के, मराठा को भी यादव बाबा रामदेव, दोनों को लिया और कहा देश में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है, इसलिए जन लोकपाल है। ओबीसी तो ईमानदार लोग हैं, तो ओबीसी को लगा यार बहुत सही बात है, जन लोकपाल आना चाहिए, पहले नंबर का मुद्दा है। टीवी अखबार जो जाति जनगणना थी वो दायर क्या, जन लोकपाल, जन लोकपाल, जन लोकपाल, अन्ना हजारे, जन लोकपाल, अन्ना हजारे, जन लोक। बाबा रामदेव ने भी नौटंकी किया, लड़की के कपड़े पहनकर भागने का मामला समझ गया। किसी नेता ने, शायद शरद जी ने किया, किसी नेता ने कहा कि ये सारा तो मालूम है, खुद योग कब सीखा बाबा रामदेव ने, किसी को नहीं सीखा, उठकर भागने वाला खुद योग कब सीख लिया। तो ये सारी नौटंकी की गई ओबीसी की गिनती के मुद्दे को दबाने के लिए। ये बात हम लोग समझ गए, इसलिए 1 सितंबर 2011 को भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से बड़ी रैली का आयोजन रामलीला मैदान में किया गया। कुछ लोग पहले से जुड़े होंगे, उनको इसकी जानकारी होगी। और जो नेता पार्लियामेंट में जाति जनगणना की लड़ाई लड़ रहे थे उनको उसमें बुलाया गया। शरद यादव जी भी उसमें आए थे, रामविलास पासवान भी आए थे, और कई लोग। तो जब हमारे लोग गए ग्राउंड पर तो अन्ना जी बैठे थे, तो हमारे लोगों ने कहा कि कल ये ग्राउंड भारत मुक्ति मोर्चा के नाम से हुआ। केजरीवाल ने कहा कागज दिखाओ, तो केजरीवाल को कागज दिखाया। केजरीवाल ऑफिसर आदमी तो देखते ही समझ गए कागज को ले लिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोगों की रैली कल है तो हम लोग जनता मंदिर चले जाएंगे लोगों को लेकर, और अन्ना जी की जो कुटिया है वो कुटिया यही रहने देंगे रामलीला मैदान पर। वो कार्यकर्ताओं ने कहा ठीक है आप जाइए, और हम लोग अन्ना जी को 2 मिनट जाति जनगणना पर भी बोलने के लिए मंच पर लेकर जाएंगे। केजरीवाल को लगा ये उल्टा काम हो
जाएगा। अरे उसी को दबाने के लिए तो ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। तो अन्ना जी अगर यहाँ रहेंगे तो खतरा है। तो कहा नहीं, अन्ना जी को लेकर जाए। ठीक है, लेके जाओ। लेके गए। 5 लाख लोगों की रैली 1 सितंबर 2011 को रामलीला मैदान पर हुई। मगर किसी मीडिया ने एक लाइन की खबर नहीं था। उतने बड़े बड़े नेता है, किसी ने खबर नहीं छापा। उनको पूछा गया खबर क्यों नहीं छापा, तो उसमें कुछ ईमानदार पत्रकार थे। उन्होंने कहा जिसको दिखाने के लिए कहा गया था उसको दिखाया गया, जिसको दिखाने के लिए नहीं कहा गया था उसको नहीं दिखाया। पूछा गया किसने कहा सरकार ने कहा। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। और उसका फायदा किसको हुआ? भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का बीजेपी को। उसके बाद बीजेपी की सरकार आई हो, केजरीवाल को फायदा हुआ, केजरीवाल की सरकार। तो इसका मतलब ये है कांग्रेस और बीजेपी मिल करके जाति आधारित जनगणना के मुद्दे को दबाने के लिए ये सारी नौटंकी खड़ी कर रहे थे। उस समय जब हम ओबीसी के लोगों को कह रहे थे चलो दिल्ली हिंदी का मामला है, ओबीसी के लोग क्या कहते? अरे बेचारा अन्ना हजारे, राजा हरिश्चंद्र के बाद पहला ईमानदार आदमी मिला है। बीच में कोई आया ही नहीं। उसकी जान पहले बचा लेते हैं, बाद में अपना मामला लेते हैं। आजादी की लड़ाई में हर समाज के लोग ये कह रहे थे कि आजादी तो मिलने वाली है, अभी हमारा बताओ क्या है। और हम लोग कुछ नहीं कह रहे थे, ओबीसी के लोग के हमें भी कुछ चाहिए, हम कुछ नहीं कह रहे। मंडल की लड़ाई में हमने सोचा पहले मंदिर बना लेते हैं, बाद में देखेंगे। और जब जाति जनगणना की लड़ाई आई तो हमने कहा पहले भ्रष्टाचार मिटा देते हैं, बाद में देखेंगे। तो हम अपना बाद में देखते रहते, इसलिए कभी देख नहीं पाते। और इसलिए अभी तक हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। मैंने उस समय कहा था अपने लोगों को जिस दिन ये गिनती का मामला दब जाएगा उस दिन अन्ना जी अखबार के बनने से गायब हो जाएगा। अभी आते हैं अखबार। किसान आंदोलन वाले बेचारे बहुत ढूंढ रहे थे, जब वहां धरने पर बैठे थे दिल्ली में, तो वो सोच रहे कह रहे थे अन्ना जी भी किसान है, आके हमारा समर्थन करें। मगर उनको भी अन्ना जी नहीं मिले। और बाद में अन्ना जी को एहसास हुआ तो उन्होंने बयान भी दिया कि हमारा आरएसएस के लोग इस्तेमाल कर लिया। ऐसा बयान भी अन्ना जी का अखबारों में आया है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी सबके आया होगा। तो ये सारी परिस्थिति है और इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ओबीसी का मजबूत आंदोलन खड़ा करने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि ओबीसी की आबादी 52% है। 52% लोग अगर शोषण लोगों का समर्थन करते रहेंगे, 3.5% लोगों का समर्थन करते रहेंगे, तो देश में जो हो रहा है इससे भी ज्यादा बुरा होगा आने वाले समय। ये बात समझने की जरूरत है। अभी कोई अच्छा नहीं हो रहा है, इससे भी ज्यादा बुरा होगा आने वाले समय। ओबीसी की गिनती का मुद्दा दब गया और आरएसएस वालों ने प्लान बनाया कि मोदी का चेहरा दिखाओ। मोदी ने कहा खिचड़ी का तीखा हो, चाय बेचता। ओबीसी के लोगों ने सोचा बेचारा खिचड़ी भी है, गरीब भी है, ओबीसी भी है, गरीब भी है, दोनों है, इसको प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। फिर सबका साथ सबका विकास भी है। तो हम ईमानदार लोग तो जानते ही हैं, पहले साथ देना पड़ता है, फिर कुछ विकास होगा। तो साथ दे दिया हम ईमानदार लोगों ने, तो हमको पता ही है कि पहले साथ देना पड़ता है। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए 2015 में 314 ओबीसी के बच्चे तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया, स्कॉलरशिप बंद कर दिया। बजट में कुछ दिया है, अभी निर्मला सीतारमण ने बजट पढ़ा, उसमें तो ओबीसी का नाम भी नहीं दिया। मैं तो नहीं सुना कि ओबीसी का नाम ले लिया हो कि ओबीसी के लिए भी कुछ दे रहे। और जब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी की सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी कि अगली जनगणना में ओबीसी की जनगणना किया जाए, ऐसा आप सेंट्रल गवर्नमेंट को निर्देश दीजिए, या तो 2011 के आंकड़े दीजिए। तो मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया, एफिडेविट लगाया, ना 2011 के सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े दे सकते हैं, ना ही अगली जनगणना में हम जनगणना कर सकते हैं। सुप्रीम
कोर्ट ने कहा, हम कैसे कह सकते हैं सरकार को कि करें? मगर जब ओबीसी का रिजर्वेशन आता है तब कोर्ट कहता है आंकड़े नहीं है, इसका रिजर्वेशन नहीं है, हमारा रिजर्वेशन तो नहीं है। ओबीसी को पंचायतों में रिजर्वेशन खत्म है महाराष्ट्र में, क्यों है? डाटा नहीं। शेड्यूल कास्ट का क्यों नहीं खत्म होता? शेड्यूल ट्राइब का क्यों नहीं खत्म होता? डाटा है, हर 10 साल की गिनती होती है। तो सुप्रीम कोर्ट को रिजर्वेशन देने के लिए डाटा चाहिए, मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं कहा कि आप करो डाटा इकट्ठा करो, जाति जनगणना करो। तो हम तो इस बीच में फंसे हुए हैं। हमारे लिए कोई योजना बनने के लिए डाटा चाहिए, डाटा जाति जनगणना से आएगा, जाति जनगणना सरकार करेगी नहीं और डाटा आएगा नहीं, इसलिए योजना बनेगी। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में आया था, याद होगा कुछ लोग पॉलिटिक्स पर नजर रखते हैं। तो तमाम ओबीसी के नेताओं ने उसका विरोध किया। विरोध ये नहीं किया कि महिला आरक्षण नहीं हो, बल्कि विरोध ये किया है कि भाई आप महिला आरक्षण के नाम पर एक जाति के महिलाओं को लाना चाहते हैं, इसके हम लोग खिलाफ। आप महिला आरक्षण कोटे के अंदर कोटा निर्धारित करो कि अगर 33% महिला आरक्षण होगा तो उसमें शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को कितना होगा, शेड्यूल ट्राइब की महिलाओं को कितना होगा, ओबीसी की महिलाओं को कितना। तो वीरप्पा मोइली कानून मंत्री थे तो उन्होंने जवाब दिया खड़े होकर के कि जब ओबीसी की गिनती ही नहीं होगी तो ओबीसी की महिलाओं को रिजर्वेशन कैसे दिया जा सकता है? तो समस्या ये है कि गिनती के बगैर हमें कुछ मिल नहीं सकता है और गिनती सरकार करने के लिए तैयार नहीं, ये असली समस्या है। तो इसलिए गिनती की लड़ाई लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये मंडल कमीशन से बड़ा मामला है। मंडल कमीशन ने देश में एससी ओबीसी के कई मुख्यमंत्री दिए मंडल में, ये देश में प्रधानमंत्री थे। इतना बड़ा मूवमेंट है, पॉलिटिकल दृष्टि से भी इसको समझा रहा है, इसीलिए वो लोग नहीं करना चाहते। तो इसलिए जाति आधारित जनगणना के बारे में लोगों को जागृत करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक ओबीसी का प्रधानमंत्री ओबीसी के विरोध में सारे फैसले कर। आप मूर्ख से मूर्ख आदमी खोजो, उसको कहो ये तुम्हारी अपने पैर पर मान ले, मारेगा। बोले मूर्ख समझा है मगर इतना मूर्ख नहीं कि अपना पैर अपने ही हाथ से काटो। मोदी जी को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, देश के प्रधानमंत्री है, आप उनको क्या कह सकते हैं? इसका मतलब ये है कि मोदी जी का हाथ नहीं है, हाथ किसी और का है जो कुल्हाड़ी चला रहा है। अगर ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी चल रही है तो हाथ कोई और है जो कुल्हाड़ी चला रहा है, वो हाथ आरएसएस का है। आरएसएस के लोगों ने मोदी जी को कहा कि मोदी जी आपको भाषण करना बहुत ज्यादा पसंद है, तो आप देश में भी भाषण करो, विदेश में भी भाषण करो, व्यवस्था हम लोग करते हैं। जब विदेश में वो जाते हैं तो भी जो इंडियन लोग हैं वो वहां हल्ला करते रहते हैं मोदी जी के भाषण, और इसके बावजूद भी आपको समय बचता है तो आप गंगा के किनारे जाओ, गंगा क्योंकि आप वहां से सांसद हो, वाराणसी से बनारस से सांसद हो, वहां जाओ, आरती करो, 1 घंटे करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, जब तक तुम्हारा मन है तब तक करो। एक पैर पर खड़े होकर करो, 2 पैर पर खड़े होकर करो, तुम्हारी मर्जी। उसके बाद भी तुम्हारे पास समय बचता है तो मन की बात करो। मन की बात सुनने में किसी को कोई इंटरेस्ट रहा नहीं है अभी देशवासियों को, कुछ लोग परेशान हैं। ये भी एक समस्या है, तुम्हारे मन की बात कोई तो सुनना चाहिए। तो ऐसा करो, गवर्नमेंट आर्डर निकाल दो कि स्कूल में बच्चों को मास्टर लाइन लगाकर बिठाएंगे और मन की बात सुनाएंगे। तो स्कूल में बच्चों को मास्टर डंडे लेकर लाइन से बिठाते हैं, माइक पर मन की बात लगाते हैं और सुनाते हैं। कहा इसके बाद में समय अगर है तुम्हारे पास में, काम धंधा तो है, तो अगर समय है इसके बाद में तो परीक्षा की भी बात करो। परीक्षा दिया नहीं दिया ये अलग बात है, पर बात करने में क्या जाता है, बात करो। तो ये सारा काम मोदी जी कर रहे हैं।
कहा ये सारा काम करो मगर ओबीसी की बात मत करो। ये सारा कर रहे हैं मगर ओबीसी का नाम लिया आज तारीख सुना आपने? नहीं सुना। कभी ओबीसी के मुद्दे पर कोई बात कोई भाषण किया कभी भी मीडिया के सामने नहीं? क्यों नहीं? उनको पता है कोई फैसला मैं लेता ही नहीं। जवाब क्या दूंगा मीडिया के सवालों के? फैसले करने वाले पीछे से लोग हैं, इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी मुख नहीं है, मुखौटा है। हमें दिखते हैं मोदी जी, पीछे से आरएसएस के ब्राह्मण सरकार चला रहे हैं। इस बात का जब हम लोगों ने प्रचार किया तो भागवत जी ने बयान दिया और कहा, मोहन भागवत जी ने, कि हम सरकार के डे टू डे के कार्य में दखल नहीं देते। तो मानने वाली बात है। भागवत जी इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, रोज रोज सरकार चलाने की फुर्सत है क्या उनको? मुझे तो नहीं लगता फुर्सत है। इनकी बात से मैं भी सहमत हूं कि भागवत जी रोज रोज सरकार चलाने के लिए नहीं जाते। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं हम रोज रोज डे टू डे दखल नहीं देते। इसका दूसरा अर्थ है कभी कभी दखल देते, रोज रोज नहीं देते, कभी कभी देते। कब देते हैं? ओबीसी के संदर्भ में कोई मामला आता है निर्णय का तो दखल देते हैं, रोज रोज नहीं देते। तो देश के ये हालात हैं और देश अडानी अंबानी के पास ही रखा है। अभी 2-4 दिन से क्या कहने का मतलब, शेयर अडानी का गिर रहा है, हालत देश की खराब हो रही। क्यों? क्योंकि अडानी को बढ़ाने में LIC ने शेयर लगाया, SBI ने शेयर लगाया और अडानी की जितनी संपत्ति थी उसका कई गुना ज्यादा वैल्यूएशन करवाया और उसके नाम पर लोन दिया गया। तो जब अडानी डूबेगा तो देश की अर्थव्यवस्था डूबेगी। इसलिए तो हंगामा मचा हुआ, कोई मंत्री जवाब देने के लिए नहीं है। तो सब कुछ अडानी अंबानी को बस एक ही काम चला, पूंजीपतियों को दे। 3 कृषि कानून क्यों आए थे? जमीन भी पूंजीपतियों को दे। देश में जो चीज जो बनाता है पूंजीपति वो निर्धारित करता है ये कितने में मार्केट में। माइक है, जिसने बनाया उसने तय किया। गाड़ी है, जिसने बनाया उसने तय किया। मोटरसाइकिल है, जिसने बनाया उसने तय किया। कुर्सी है, जिसने बनाया उसने तय किया। एक हम किसान लोग हैं, हम जब मार्केट में खरीदने जाते हैं पूछते हैं कितने में दोगे, कितने में दोगे, और जब बेचने जाते हैं कहते कितने में लोगे। मतलब वो जो बनाते हैं उसका रेट भी वही तय करते हैं, हम जो पैदा करते हैं उसका रेट भी वही तय करते हैं। आजादी के 75 साल में किसानों को उनकी फसल का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार नहीं मिला। किसान इतनी बड़ी मांग भी नहीं करते। किसान क्या करे? सरकार तुम ही तय कर, मगर कम से कम जितना तुम तय करते हो उसकी गारंटी ले लो कि इतने में हमारा माल तुम ले लोगे। किसानों का मोदी जी के साथ जब समझौता होगा कृषि काले कानून पर तो कहा एमएसपी गारंटी देंगे। यही है एमएसपी गारंटी कि आप ही गारंटी दे दो कितने में हमारा ले लो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मगर बजट में तो कुछ नहीं आया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में बजट में कुछ नहीं है, नाम भी नहीं है। फरवरी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। फरवरी 2023 आ गई, हम लोगों ने सोचा चलो ट्रेन 1 साल लेट चल रही होगी, भारत में ट्रेन चल रही है, इस बजट में आ जाएगा। मगर इस बजट में भी कुछ नहीं आया दोगुनी करने का नाम। तो किसानों की रीढ़ तोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। क्यों चल रहा है? अगर किसान मरेगा नहीं और आने को जमीन कैसे मिलेगी? जब किसान इस लेवल तक पहुंच जाएगा कि अब किसान को अपनी जमीन पर फसल उगाने से अच्छा उसको ये समझ में आएगा मोदी जी की 25,000 की नौकरी ही ठीक है। अडानी किसान क्या बोले? ऐसे ही मार रहे हैं, अडानी की ले लो 25,000 की नौकरी हो जाए। इस लेवल तक किसान को पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो हमने अपनी यात्रा में एमएसपी गारंटी लागू होना चाहिए किसानों को, ये भी सब्जेक्ट लिया हुआ है। मोदी जी ने कहा था देश नहीं बिकने दूंगा, अब कसम खा लिया देश नहीं बचने।
एक एक चीज जब तक अडानी अंबानी को नहीं दे दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो अभी निजीकरण हो रहा है, बड़े पैमाने पर हो रहा, हर चीज बेची जा रही है। नौजवान डिग्री के ऊपर डिग्री ले रहा है, डिग्री के ऊपर डिग्री ले रहा है, ले रहा है। उसको पूछो क्या कर रहे हो, कहता बीटेक करके एमबीए कर रहा है। तो बीटेक करके एमबीए क्यों कर रहा है? क्योंकि बीटेक करने पर रोजगार नहीं मिला, शादी हुई नहीं। तो लड़की का बाप लड़का देखने आएगा, पूछेगा बेटा क्या कर रहे हो, बीटेक कर लिया है, घर पे बैठा। लड़की का बाप कहेगा बीटेक करके घर पर बैठा, मतलब रोजगार नहीं है, यहाँ शादी करना ठीक नहीं है, तो शादी नहीं होगी। तो इसलिए कुछ ना कुछ पढ़ाई जारी रखना है। तो फिर कहने के लिए बीटेक करके एमबीए करना। तो डिग्री लेते रहो, बक्से में भरते रहो, बक्सा डिग्री से भर जाएगा, मगर रोजगार नहीं। सारा रोजगार खत्म हो गया, सरकारी रोजगार खत्म हो गया। प्राइवेट जिन लोगों के नियंत्रण में है उसमें रोजगार उन्हीं लोगों को पहले मिल रहा है, हमारे लोगों को नहीं मिल रहा है, हमारे लोगों को बाद में मिल रहा है। पहले जिन लोगों के नियंत्रण में प्राइवेट सेक्टर है उनको रोजगार मिल रहा है। तो निजीकरण की वजह से नौकरियां खत्म हो रही गवर्नमेंट की, और निजी क्षेत्र से जो रोजगार मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है, बल्कि वहां छटनी का कार्यक्रम है। और सरकार में रोजगार और कम हो जाए इसके लिए 8 घंटे के बजाय 12 घंटे पूंजीपति काम ले सकता है, ऐसा मजदूरों के लिए काम होता है। 8 घंटे काम करते तो ज्यादा आदमी लगते, रोजगार बढ़ रहा है। अब एक ही आदमी 12 घंटे काम करेगा तो उतना रोजगार कम हो गया, कम लोग लगे, तो रोजगार कम हो रहा है। और एससी एसटी एक तरफ हम मान रहे हैं हमको 52% चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, रिजर्वेशन ही नहीं हो रहा है। रिजर्वेशन तो गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में है। गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर को बेचा जा रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन है नहीं, तो रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी का 0 हो रहा है। चर्चा निजीकरण की हो रही है, खत्म रिजर्वेशन हो रहा है। तो इसलिए ये मुद्दा भी हमने लिया है कि निजीकरण बंद किया जाए, और जो बहुत बड़े बड़े संस्थान निजी चीजों हाथों में दिए गए उसका फिर से राष्ट्रीयकरण किया जाए, और निजी क्षेत्र में भी ओबीसी एससी एसटी को रिजर्वेशन लागू किया जाए। इस मुद्दे को लेकर ही हम ये अवकाश करने का काम कर। एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन देश में लागू किया जाए। 79.2% क्लास 1 क्लास 2 की सब्जेक्ट में ब्राह्मण और असम ऊंची जाति के लोगों का कब्जा है। 79.2% जिनका कब्जा है उनको 10% और दे दें, और जिनका पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जिनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था है, उनको मिल जाएगा। हम ओबीसी के लोग मांग करते हैं 52% तो 52% तो क्या करते हैं 10%, 10% कहां से आए? अगर 10% ऊपर हो गया तो जाए कितना ऊपर गया, तो अब 52% को 52% मिलना चाहिए। इस बात के लिए हम लोग ये फैसला करने का काम है। और आखिरी और महत्वपूर्ण मुद्दा कहकर बात समाप्त कर देगा, क्योंकि 9 बजने के बाद अपने लोगों को घर से काम लाना शुरू हो जाता है, खाने का समय हो जाता है, तो ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता। आखिरी और इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि इतना सब कुछ सरकार किसानों के विरोध में, मजदूरों के विरोध में, नौजवानों के विरोध में, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सबके विरोध में, मतलब छोटे व्यापारियों के विरोध में, देश की 98% 99% आबादी के विरोध में सरकार काम कर रही है। तो सरकार को डरना चाहिए कि इलेक्शन में लोग हमको वोट नहीं देंगे, हमारी सरकार चली जाएगी, ये सब डर लगना चाहिए। मगर ये डर लग नहीं रहा। ये बहुत बड़ा विषय है कि डर सरकार को क्यों नहीं लग रहा है। तो डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि सरकार को लगता है कि हमारे ऊपर जनता को कृपा करने की जरूरत नहीं है, ईवीएम माता की कृपा हमारे ऊपर बनी हुई है। तो ईवीएम माता की कृपा से ही हम इलेक्शन जीत जाएंगे, तो जनता से डरने की क्या जरूरत है। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम से फ्री
फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, मतलब मुक्त निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता, ईवीएम केवल ईवीएम। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईवीएम के साथ पहले पेपर ट्रेल लगाया जाए और पेपर ट्रेल का रिकाउंटिंग किया जाए इन केस ऑफ डिस्प्यूट। मान लो 10 लोग चुनाव है, उसमें से कोई एक आदमी अगर रिकाउंटिंग की मांग कर रहा है तो पेपर ट्रेल की रिकाउंटिंग किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस को पेपर ट्रेल लगाना चाहिए, नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया, ये बड़ा सवाल है। इसलिए नहीं लगाया कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जो कि गए थे सुप्रीम कोर्ट, उनके पास 2004 और 2009 में कांग्रेस ने कैसे घोटाला किया ईवीएम में, उसके पूरे सबूत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के पास में थे। वो सबूत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को दिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ईवीएम से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता। तो कांग्रेस वालों ने कहा कि ये तो बड़ा खतरा पैदा हो गया। हरवाड़ी थी, यात्रा पर निकलने वाले थे लोग, शाही बचाओ यात्रा। कांग्रेस ने कहा देश में नहीं विदेशों का बवाल हो जाए। 10 साल की सरकार में कितने इंटरनेशनल समझौते होते हैं, देश में कितने काम होते हैं, दोनों सरकार अवैध हो जाएगी तो कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा, बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाएगा। तो इसलिए कुछ करो। बीजेपी और कांग्रेस का समझौता किस बात के लिए? जब सुप्रीम कोर्ट को सारे सबूत मिल गए तो सुप्रीम कोर्ट ये भी आरोप कर सकती थी 2009 का चुनाव अवैध है, ऐसा 2004 का चुनाव अवैध है, ऐसा कर सकती। अगर ऐसा इसलिए नहीं किया कि उनको भी रोका गया। इस सदाशिवम को बाद में जो उसमें जज थे तो राज्यपाल बनाया गया। तो कांग्रेस और बीजेपी ने समझौता किया 10 साल हम 10 साल के। तो इसलिए उन लोगों ने पेपर ट्रेल नहीं लगाया, पेपर ट्रेल नहीं लगाया, मगर नियम बनाया कि पेपर ट्रेल के कागजी मतपत्रों की गिनती नहीं होगी। ये काम कांग्रेस ने कर लिया, मगर पेपर ट्रेल नहीं लगाया, क्योंकि उनको डर लग रहा था कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कंटेम्प्ट ऑफ केस में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट फिर से आर्डर कर देगा पेपर ट्रेल लगाने। तो पेपर ट्रेल नहीं लगाया, मगर पेपर ट्रेल की गिनती नहीं होगी, इसके लिए नियम जरूर बनाया। तो 14 के चुनाव में पेपर ट्रेल नहीं था, मोदी जी वहां में साहब गए सुप्रीम कोर्ट को कहा, आपने आदेश दिया था पेपर ट्रेल का, आज तक नहीं लगा। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगले इलेक्शन में 100% पेपर ट्रेल लगाया जाए। 100% पेपर ट्रेल लगाया जाए, ये आदेश तो मिल गया, मगर जो कांग्रेस ने ये आर्डर निकाला था, ये नियम बनाया था कि पेपर ट्रेल की काउंटिंग नहीं होगी, इसके बगैर पेपर ट्रेल लगने का कोई मतलब ही नहीं। तो इसलिए दोबारा कोर्ट जाना पड़ा कि इनको ऑर्डर करो कि 100% की काउंटिंग हो। बीजेपी वालों ने कांग्रेस वालों को कहा कि देखो, वामन मिश्रा की केस कोर्ट में रंजन गोगोई उस फैसले में शामिल थे 100% रिकाउंटिंग के लिए। वही चीफ जस्टिस है, वही सुन रहे हैं, तो फैसला दे देंगे कि रिकाउंटिंग किया जाए। तो जो हमारा 10 साल का समझौता हुआ है 14 और 19 जीतने का, ये कैसे हो? इसलिए कुछ करो। तो कांग्रेस वालों ने कुछ दल के लोगों को और मिलाया और वो भी सुप्रीम कोर्ट चले गए और क्या कहा, 50% का मिलान किया। अरे जब 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया रिकाउंटिंग का मतलब 100% रिकाउंटिंग होगा, और उसको लेकर केस है सुप्रीम कोर्ट में, तो आप 50% मिलान के लिए क्यों जा रहे हैं? वामन मिश्रा की केस और कांग्रेस की केस को एक में कवर कर दिया गया। रंजन गोगोई जी के ऊपर एक महिला द्वारा आरोप लगाया गया और फिर दबाव में लेकर 1% का फैसला आ गया। कितना मिलान किया जाएगा? 1%। 1% में चोरी पकड़ी जाएगी, 1% में चोरी नहीं पकड़ी जा सकती। वो भी विपक्षी पार्टी जब भागती है तो वो 120 की स्पीड से भागती है काउंसिल से। वो इंतजार नहीं करती कि रात में मिलान कराया जाए, रात में मिलान
तो वो मिलान के लिए उठते नहीं है, वो निकल लेते, वो तो बहुत मार्जिन बहुत हो गया, अभी कुछ नहीं हो सकता, चलो। तो इसलिए ईवीएम में घोटाला हो रहा है और घोटाले की वजह से इन लोगों को डर नहीं लग रहा है। इसलिए हमारी यात्रा का एक मुद्दा ये भी है कि या तो पेपर ट्रेल से जो कागजी मत निकल रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग हुआ मेरे क्वेश्चन, क्योंकि वो फिजिकल एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में परिवर्तन हो सकता है, फिजिकल एविडेंस में परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे बैलेट पेपर फिजिकल एविडेंस है, वैसे ही पेपर ट्रेल से जो कागजी मतपत्र निकल रहे हैं, जो पर्ची कट के निकल रही है, वो फिजिकल एविडेंस। अगर उसकी रिकॉर्डिंग हो तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, चोरी पकड़ी जा सकती है। जब चोरी पकड़ने की व्यवस्था हो जाएगी, चोरी करने वाले इतने समझदार हैं, करेंगे तो नहीं करेंगे, समझदार हैं। तो या तो उसकी 100% रिकाउंटिंग किया जाए, या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। ये भी हमारी यात्रा का मुद्दा है। कि तो चुनाव आयोग ने कहा आपका वो बॉम्बे में है, आप यहाँ रहते हो, आपको बॉम्बे से यहाँ आने की, यहाँ से बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है वोट डालने। चुनाव आयोग यहीं से मशीन से आपका वोट वहां पे। ये तो और बड़ा घोटाले की तैयारी हो रही है, जो हो रहा था उससे भी बड़े घोटाले की तैयारी हो। तो इसलिए देश में लोकतंत्र पर को खत्म किया जा रहा है, संविधान को बाजू में किया गया है, और देश की जो बहुसंख्यक आबादी है उसको अडानी अंबानी का गुलाम बनाने की तैयारी चल रही है। दो ही वर्ग होना चाहिए, एक पूंजीपति एक मजदूर। इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। जो मध्यम वर्ग खड़ा हुआ, जो देश की रीढ़ है, उसको खत्म करने की पूरी तरीके से तैयारी हो रही है। चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे वो व्यापार करने वाला हो, चाहे वो किसान हो, उसको खत्म करने की देश में तैयारी हो रही है। इसे रोकना है। ये हम यात्रा इसलिए चला रहे हैं, लोगों को जगाया जाए। और हम चुप रहने वाले हम लोग नहीं है, दूसरे लोग चुप रहे तो है, दूसरे लोगों को डर है। ईडी की नोटिस आ जाती है, सीबीआई की नोटिस आ जाती है, नेताओं को नहीं मालूम है, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। तो ज्यादा ही नजदीक है व्यवस्था के सिस्टम में, तो उनको ज्यादा जानना चाहिए। मगर वो बोल नहीं रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब उनको सीबीआई ईडी का डर। मगर मैं ये कहना चाहता हूं, जो डर गया वो मर गया, ऐसा हमारी तरफ कहा है। आपकी तरफ है पता नहीं, मुझे नहीं पता। मरने का मतलब अगर आप 10 साल 20 साल सत्ता में नहीं आते हो तो आपकी राजनीति करते हो। तो इसलिए लड़ना तो पड़ेगा, करने से कोई काम नहीं बनेगा। इसलिए सभी लोगों को एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आने वाले समय में इसको लेकर फिर बड़ा आंदोलन करने का प्लान बना रहा है। तो आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं, आपको पहले से निमंत्रण देने आए हैं कि जब ऐसा कोई बड़ा आंदोलन घोषित होगा तो जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, क्षेत्र से ऊपर उठकर, भाषा से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर, संगठन से ऊपर उठकर देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप उस आंदोलन का साथ सहयोग करेंगे। इस आशा अपेक्षा के साथ आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान को सुना, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये चौधरी साहब जिन्होंने ओबीसी का जो डाटा कलेक्ट नहीं होता वहां तक ओबीसी की जाति न्याय जनगणना होनी चाहिए, ईवीएम मशीन घोटाले के माध्यम से जो आपने रिप्रेजेंटेटिव जो आपने चुनना चाहते हैं वो चुन नहीं सकते आणि खरं प्रतिनिधित्व मिळत नाही।